हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 17 दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक न्यूज़ आई है जहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस इशू किया है राजस्थान गवर्नमेंट को। क्यों किया है? क्योंकि एक जो 10 ईयर बॉय थे उन्हें गलत जो बॉडी सॉरी ब्लड की जो टाइप है वो उन्हें चढ़ा दिया गया था, इसलिए ये न्यूज़ है। हालांकि न्यूज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देखेंगे। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ये इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1993 में। और ये कमीशन यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये वॉचडॉग है, ह्यूमन राइट वाली चीज़ें कंट्री के अंदर विद इन कंट्री में ये देखती है। ठीक है, ये मेंबर इसमें ये मल्टी मेंबर बॉडी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 5 अदर मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये मल्टी मेंबर बॉडी है। अब चेयरपर्सन या जो मेंबर रहते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये कैसे किए जाएंगे? तो रिकमेंडेशन उन्हें 6 मेंबर कमिटी के द्वारा मिलेगी। उसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे। अब ये 6 मेंबर कमेटी के अंदर कौन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं एज अ हेड चेयरमैन। फिर स्पीकर होते हैं लोकसभा के, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों हाउसेस यानी पार्लियामेंट के, और सेंट्रल होम मिनिस्टर। तो ये मिल के रिकमेंडेशन देते हैं प्रेसिडेंट को कि ये मेंबर्स हैं, इन्हें अपॉइंट करनी है एज अ मेंबर या चेयरपर्सन। ठीक है, तब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये थोड़ी बहुत कंपोजिशन हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो चेयरमैन रहेंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। एक जो मेंबर रहेंगे वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए। ठीक है, 3 इसमें मेंबर्स होते हैं जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंस रहेगी ह्यूमन राइट कमीशन के, तो वहाँ से ये सेलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 3 में से एटलीस्ट एक विमेन होनी चाहिए मेंबर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस पे और भी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ हो, या शेड्यूल कास्ट हो, या शेड्यूल ट्राइब्स हो, या विमेन हो, या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हो, राइट, या बैकवर्ड क्लासेस हो, या चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये सारे एक्सो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये डीम्ड मेंबर है। हम और चीज़ें देखेंगे इसके बारे में। तो चेयरमैन या मेंबर्स रहते हैं, उनकी जो टर्म रहती है ऑफिस की वो 3 ईयर्स रहती है या 70 ईयर एज, दोनों में से जो अर्लियर होगी उसे कंसिडर किया जाएगा। और वो एलिजिबल रीअपॉइंटमेंट के लिए भी होते हैं जो चेयरपर्सन या मेंबर रहते हैं। ठीक है, दूसरी जो ऐसे कमेटी रहेगी या कमीशन रहेगी उसके लिए भी ये अपॉइंट किए जा सकते हैं। और प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं चेयरपर्सन या कोई मेंबर्स को, और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये एक न्यूज़ आई है, आर्टिकल है छोटी सी, जिसमें बात की गई है कि क्या प्रोसीजर है जिसके बेसिस पे जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम समझेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124 और 217 ये डील करती है जज जो भी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं इनकी रिमूवल की। ठीक है, और जज जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के होते हैं ये रिमूव किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, और कौन से ग्राउंड पे रिमूव किए जाते हैं? तो प्रूव्ड मिस बिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, इस यही 2 ग्राउंड पे जिस पे रिमूव किए जाते हैं। फिर जब ये एक मोशन पास की जाती है यानी कि रिमूवल के लिए, ठीक है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, और फिर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में से पास भी होना चाहिए। टू थर्ड कम से कम 2/3 मेंबर्स जो भी प्रेजेंट रहेंगे हाउस में वो इसे वोट करेंगे, तभी ये मोशन पास होगी। यानी स्पेशल मेजोरिटी से ये पास होगी मोशन, तब जाके जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होंगे वो रिमूव किए जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी ऐसी डिफाइन नहीं है टर्म की गई है मिसबिहेवियर, कौन सी टर्म कौन इसकी क्या क्राइटेरिया पे मिसबिहेव कंसिडर किया जाएगा या इनकैपेसिटी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे आप। और जो मोशन होगी वो पास होगी, ये सेम चीज़ है स्पेशल मेजॉरिटी से। अब हम और सारी चीज़ें देखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट भी है जो कि हेल्प करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जज की रिमूवल के लिए, वो है द जज इंक्वायरी एक्ट 1968। ठीक है, अब होती क्या है कि मोशन पास की जाती है इनकी रिमूवल के लिए, और अगर लोकसभा में हो रही है तो कम से कम 100 मेंबर साइन करेंगे इस मोशन को, और अगर राज्यसभा में होगी तो कम से कम 50 मेंबर इसे साइन करेंगे। उसके बाद ये जो मोशन है ये सेंड की जाएगी, यानी पास होगी ये, तो चेयरमैन या स्पीकर के पास इसे सेट किया जाएगा इसे एडमिट करने के लिए या रिफ्यू इसे मीन्स कंसीडर करने के लिए। तो चेयरमैन या स्पीकर हैं, चाहे तो वो ये मोशन को एडमिट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एडमिट करते हैं तो आगे क्या प्रोसीजर होगी वो देखेंगे, या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, यानी चेयरमैन या स्पीकर के अंदर, चाहे तो जो मोशन रहेगी इसे एडमिट भी कर सकते हैं या रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर एडमिट होती है, ठीक है, तो क्या होगा कि
थ्री मेंबर कमेटी को कंस्टिट्यूट किया जाएगा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। ये इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर अगर ये अब अगर इन्हें ये चीज़ पता चलेगी या अगर ये चीज़ कंसिडर होती है इनके थ्रू कि हाँ जो जज थे वो गिल्टी थे मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी में, तो फिर वो अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट, जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ देंगे और फिर वो मोशन को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाएगी तो फिर रिमूव कर दी जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत ओवरऑल हमें पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत क्या है, सारी डिटेल्स यही हैं जिसके बेसिस पे रिमूव की जाती है, ठीक है। तो ये याद रखनी होगी इसमें कि अगर लोकसभा में हो रही तो 100 मेंबर्स मोशन को साइन करेंगे, अगर राज्यसभा में होगी तो 50 करेंगे, ठीक है। फिर स्पीकर या चेयरमैन को ये दी जाएगी, चाहे तो वो एडमिट भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। अगर एडमिट करते हैं तो 3 मेंबर कमेटी को कंस्टिट्यूट की जाएगी जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं और एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये पास, फिर रिपोर्ट देंगे अपनी पार्लियामेंट में, ठीक है। फिर मोशन है वो पास की जाएगी स्पेशल मेजोरिटी से, फिर जो जज रहेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के उन्हें रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, आर्टिकल क्या डील करती है, तो 124 और 270 डील करती है। कौन रिमूव करता है जज को, ठीक है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। कौन से ग्राउंड पे होते हैं, तो मिसबिहेव इन कैपेसिटी, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे मेंशन नहीं है अच्छे से, डिफाइन नहीं की गई है ये टर्म कि मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी क्या है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। ये एक न्यूज़ है जहाँ पे बात की गई है कि स्विट्ज़रलैंड अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस अगर रिमूव करती है इंडिया की, तो वो इफेक्ट नहीं करेगी जो EFTA, यानी जो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जो डील साइन हुई है इंडिया और EFTA वाली कंट्रीज़ के बीच में, वो इम्पैक्ट नहीं होगी। अब EFTA क्या है इसे हम समझेंगे। तो द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसकी शॉर्ट फॉर्म है EFTA। ये रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है और फ्री ट्रेड एरिया है, ठीक है, जिसमें 4 यूरोपियन स्टेट आती हैं, यानी 4 यूरोपियन कंट्री ने मिलकर इसे बनाया है, जो कि है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ये 4 ही कंट्री हैं, आपको याद रखनी होगी। ये पैरेलल काम करती है, जो यूरोपियन यूनियन रहती है उसी टाइप की ये काम करती है। और ये पर्टिकुलर जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है ये इन्वेस्टमेंट वगैरह ट्रेड वगैरह को प्रमोट करती है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है इसी के साथ इंडिया ने साइन की है, आप कह सकते हैं एक डील, ठीक है। अब ये क्या है, तो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट TEPA इंडिया ने साइन की है ये 4 कंट्रीज़ के थ्रू। और इसमें क्या किया जाएगा, तो 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट ली गई है, ठीक है, कंट्रीज़ के द्वारा। और ये जो डील है ये इम्पैक्ट नहीं होगी अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस अगर स्विट्ज़रलैंड इंडिया की रिमूव स्टेटस रिमूव कर भी दे रही है तो भी है। तो यही चीज़ बात की गई है। और सबसे बड़ा इंडिया की यही डर थी कि कहीं अगर ये EFTA डील अगर ख़त्म होती है तो फिर इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। पर ये इम्पैक्ट नहीं होगी, जैसा कि देख सकते हैं इंडिया के द्वारा ये क्लियर किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैप में देखेंगे तो यही है 4 कंट्रीज़ जो कि मेंबर हैं इसकी, और बाकी कोई से भी यूरोपियन जो स्टेट हैं वो इसकी मेंबर नहीं है, ठीक है। 4 ही हैं, ये याद रखेंगे क्योंकि पूछी जा सकती है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी, इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, क्योंकि 4 ही हैं, ठीक है। और 4 ये हम याद रख सकते हैं, इसलिए UPSC इस पे आपसे पूछ सकती है। तो आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे नॉर्वे और लिechtenstein, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ आई है जहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कन्वर्ट सॉरी टू कॉम्बैक्ट डेजर्टिफिकेशन, इस पे बात की गई है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी अरेबिया इसकी जो 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है वो इसकी अभी कंडक्ट कर रही है, इसीलिए ये न्यूज़ में। और यहाँ यही सारी बात की गई है कि अच्छे से कंट्री कंक्लूजन पे पहुँच नहीं पा रही है, सेम एज UNFCCC हो या यूनाइटेड नेशन की जो ट्रीटी बैन ऑन प्लास्टिक थी या प्लास्टिक बैन ट्रीटी थी वो भी अच्छे से कंक्लूड नहीं हो पाई, ठीक है। फिर यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो भी एक अच्छी स्टेज पे नहीं पहुंच पाई। तो वैसे ही ये भी कहीं ना कहीं, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी कहीं ना कहीं अच्छी जो सोल्यूशन या अच्छी एक स्टेप है वहाँ पे ये भी नहीं पहुँच पा रही है। यही सारी इसमें बात की गई है। तो UNCCD के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे यही पूछा जा सकता है। और एक अग्रीमेंट है जो कि लास्ट में हम देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो हम UNCCD के बारे में देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट है,
ठीक है। और ये कन्वेंशन लाई गई है ताकि जो डेजर्टिफिकेशन हो रही है उससे लड़ा जा सके, और ये जो ड्रॉट वगैरह हो रही है इस सारी चीज़ों से मिटिगेट किया जा सके, ठीक है। और चीज़ें हम देखेंगे आगे। ये इकलौती ऐसी कन्वेंशन है जो कि डायरेक्ट रिकमेंडेशन रियो कॉन्फ्रेंस की एजेंडा 21 है उससे लाई गई थी। और ये अडॉप्ट कहाँ कन्वेंशन की गई थी, तो पेरिस में की गई थी। और ये फोर्स में कब आई, तो 1996 में आई। तो ये अडॉप्ट पेरिस में की गई थी 1994 में, और ये फोर्स में कब आई, तो 1996 में। ये इकलौती इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है जो कि सेटअप की गई थी डिजर्टिफिकेशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। और कनाडा ऐसी पहली कंट्री बनी थी जिसने विड्रॉ कर भी लिया था इस कन्वेंशन से। हालांकि फिर 3 ईयर बाद दोबारा कनाडा ने ज्वाइन भी कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी नेगेटिव स्टेटमेंट आ सकती है कि कनाडा ने जो विड्रॉ किया था 2013 में उसके बाद अभी तक रीज्वाइन नहीं किया, ऐसी आ सकती है। तो याद रखनी है कनाडा ने रीज्वाइन इसे कर लिया था, ठीक है। फिर एक होली सी, एक वेटिकन सिटी है जो कि इकलौती स्टेट है जो पार्टी नहीं है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। फिर परमानेंट सेक्रेटेरिएट यूएनएससीडी की अ, कब इस्टेब्लिश की गई थी, तो पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो कि रोम में हुई थी वहाँ इसे इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। और कहाँ इसकी परमानेंट सेक्रेटेरिएट है, तो बॉन जर्मनी में है, ठीक है। ये आपको याद रखनी होगी सर। सेक्रेटेरिएट, परमानेंट सेक्रेटेरिएट यूएन डबल सी डी की कहाँ है, तो बॉन जर्मनी में। और पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी, तो रोम में हुई थी 1997 में। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14th ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुई थी। और एक ही बार इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इंडिया में हुई है जो कि 14 थी 2019 में ये हुई थी, ठीक है। फिर इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में इंडिया के द्वारा लाई गई थी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ठीक है। इसे अडॉप्ट किया गया था। और ये किस चीज़ के लिए थी, ताकि जो लैंड यानी जो डिजर्टिफिकेशन है उसे फाइट करने के लिए ये एक डिक्लेरेशन थी जहाँ इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात की गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये आपको याद रखनी होगी। और अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th रियाद सऊदी अरेबिया में हो रही है, UNCCD की। ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ेंगे और ये देख सकते हैं मैप, यानी देख सकते हैं कि लगभग सारी सारी के सारी ही कंट्री, लगभग क्या सारी की सारी कंट्री कुछ को छोड़ के मेंबर है UNCCD की, ठीक है। स्टेट पार्टी यहाँ देख सकते हैं, इंडिया है, चाइना है। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि इंडिया स्टेट पार्टी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये जो आज न्यूज़ आई है इसमें ग्लोबल ड्रॉट रेजिलिएंट पार्टनरशिप की बात की गई है। ये लाई गई है सऊदी अरेबिया के साथ कंट्री के थ्रू ही, ठीक है, क्योंकि यही से कंडक्ट कर रही है। तो जो कंडक्ट करती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, राइट। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16th रियाद में हो रही है, तो इन्हीं के द्वारा ये लाई गई है ग्लोबल ड्रॉट रेजिलिएंट पार्टनरशिप, ठीक है, याद रखेंगे। और जब इंडिया ने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 14 की थी तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इंडिया के द्वारा लाई गई थी जो कि अडॉप्ट की गई थी, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये क्यों लाई गई है ड्रॉट, ग्लोबल ड्रॉट रेजिलिएंट पार्टनरशिप, ताकि जो फंड्स है उसे मोबिलाइज किया जा सके और जो बहुत ज़्यादा वनरेबल कंट्रीज़ हैं वो उन्हें हेल्प किया जा सके, ठीक है। तो 12.15 बिलियन USD की सपोर्ट के लिए ये पार्टनरशिप साइन की गई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि आ सकती है कि ये रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में थी ये पार्टनरशिप कौन से कंट्री के द्वारा ये इसे इनिशिएट किया गया है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। अब यही सारी न्यूज़ है आज की न्यूज़पेपर में कवर्ड। उम्मीद करूंगा कि कुछ आपने सीखा है। वीडियो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।